जय हिंद। हम लोग क्लास में पीछे पढ़ चुके हैं। हम लोग जो सेकेंड ईयर का सिलेबस है उनके अनुसार 15 गो चैप्टर, उसमें एक चैप्टर कोरोना वायरस के चलते बाकी लग गया था, जिसका नाम है जीवाणु। इसके बारे में हम लोग देखते हैं, हम लोग वीडियो के माध्यम से पूरा डीपली अध्ययन करेंगे लोग। इसमें आपका चैप्टर 14 है जिसका नाम है जीवाणु। आगे जीवाणु आपके सामने दिखाई दिया होगा तो आप समझते हो कि आखिर में यह जीवाणु है क्या, उसी को हम लोग समझेंगे लोग। जीवाणु, इसका डिफिनीशन लिख दिए यहाँ पे। वे कार्बनिक अणु जो जीवों से प्राप्त होते हैं उन्हें हम जीवाणु कहते हैं। इसका अर्थ है कि जो हमारे शरीर से प्राप्त हो उसे ही हम क्या कह सकते हैं, जीवाणु कह सकते हैं। एक और परिभाषा इसको लिखा गया है थोड़ा सा मॉडिफाई करके। जीवधारी बहुत सारे जटिल कार्बनिक यौगिक से बने होते हैं जो इसके वृद्धि, विकास, संरक्षण के लिए आवश्यक होते हैं, उसे जीवाणु कहते हैं। इसका अर्थ है हमारे शरीर में जो भी वृद्धि और उसका बचाव के लिए जो भी आवश्यक पदार्थ है उसी को हम क्या कह सकते हैं, वो जीवाणु कह सकते हैं। आगे है, जैसे में इसको हम समझ सकते हैं विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, हार्मोन, एंजाइम, न्यूक्लिक अम्ल, उसके बाद से आपका वसा, ईटीसी। अब इसमें हम लोग जब चैप्टर आगे पढ़ेंगे लो तो सभी के बारे में डीपली अध्ययन करेंगे लो। विटामिन क्या है, इसके प्रकार कितने होते हैं, कार्बोहाइड्रेट क्या है, प्रोटीन क्या है, हार्मोन क्या है, एंजाइम, न्यूक्लिक अम्ल, वसा। वैसे हम लोग जानते हैं विटामिन में, विटामिन को ABCD के माध्यम से सूचित किया जाता है। कार्बोहाइड्रेट क्या है वो, तो ये हम लोग जो भोजन करते हैं लोग उसी के माध्यम से कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ आपका स्टार्च का भी निर्माण होता है, यानी स्टार्च का अर्थ होता है चोकर। आगे है प्रोटीन। हार्मोन, हार्मोन क्या करता है, तो ये भी बहुत ही पोषक तत्व है, शरीर के लिए आवश्यक है। आगे है एंजाइम। न्यूक्लिक अम्ल में आप लोग जानते हैं, न्यूक्लिक अम्ल के अंतर्गत RNA और DNA आता है, जो पीछे हम लोग क्लास में पढ़ चुके हैं लोग। आगे देखिए, एक और इसमें लिख दिया हम कि जैव अणुओं के रासायनिक अध्ययन को जैव रसायन कहते हैं, यानी जैव अणु के बारे में जो हम लोग अध्ययन करते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जैव रसायन कहते हैं। आगे हम लोग देखते हैं लोग, जो आपका बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत एक वैज्ञानिक का नाम है जिनका नाम है कार्ल अलेक्जेंडर न्यूबर्ग। कार्ल अलेक्जेंडर न्यूबर्ग को आधुनिक बायोकेमिस्ट्री का जनक कहा जाता है। आखिर में हम लोग देखते हैं लोग जैव अणु का आप लोग थोड़ा सा डीपली अध्ययन करेंगे लोग, देखेंगे लोग कि आखिर में इसको हम समझे कैसे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे लोग कि अंग का, अगर अंग की बात करें या शरीर की बात करें तो ये निर्माण आखिर में होता कैसे। तो हम आप लोग को पढ़ाए होंगे कि कोशिका, और कोशिका से मिलकर आपका उत्तक, उत्तक से मिलकर अंग, और अंग से मिलकर आपका जीवित प्राणी यानी अंग तंत्र का निर्माण, और उसके बाद से शरीर का निर्माण होता है। आगे हम लोग देखते हैं लोग आखिर में जैव अणु है क्या। तो यहाँ थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा लोग, यहाँ पे जो शरीर का निर्माण हुआ है ना, तो यहाँ पे सबसे पहले जो निर्मित कड़ी है वह है आपका जैव अणु। इसका अर्थ है जैव अणु मिलकर सूक्ष्म तंत्र का निर्माण करेंगे, और सूक्ष्म तंत्र मिलकर कोशिका का, कोशिका मिलकर उत्तक, उत्तक मिलकर अंग, और अंग मिलकर जीवित प्राणी का। अब हम लोग इसके बारे में डीपली जानते हैं लोग। कोशिका अगर कोई पूछ दे कि किससे मिलकर बना हुआ है, तो इसका आधार क्या है आपका, वो सूक्ष्म तंत्र। अब सूक्ष्म तंत्र के अंतर्गत क्या जाएंगे, जैसे कोशिका के भी अनेक भाग होते हैं, जैसे माइटोकांड्रिया, कोशिका भित्ति, लाइसोसोम इत्यादि। अगर सूक्ष्म तंत्र की बात कहेंगे तो हम क्या कर सकते हैं इसमें कि माइटोकांड्रिया, लाइसोसोम, कोशिका भित्ति, इस सब को हम सूक्ष्म तंत्र के अंतर्गत रखते हैं। अब तीसरा आपका लास्ट जो पॉइंट है आपका जैव अणु है। तो जैव अणु के अंतर्गत कोई पूछेगा तो हम इसमें क्या कहेंगे, अभी एग्जाम्पल आपको बताए थे कि जैव अणु के अगर कणों की बात किया जाएगा तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, एंजाइम, उसके साथ साथ आपका प्रोटीन, विटामिन, ETC इसमें हम लोग रख सकते हैं। तो जैव अणु को हम समझ सकते हैं कि इसके अंतर्गत क्या आते हैं, वो आपका विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, एंजाइम, ETC, और सूक्ष्म तंत्र के अंतर तो माइटोकांड्रिया, कोशिका भित्ति। आगे हम लोग देखते हैं लोग विटामिन के बारे में डीपली अध्ययन करेंगे लोग। विटामिन, इसमें पहला वैज्ञानिक ने अपना योगदान दिया है 1881 ईस्वी में। लुलिन ने विटामिन की खोज की और बताया कि स्वस्थ शरीर के लिए भोजन में अन्य पदार्थों के अतिरिक्त इन पदार्थों का भी सूक्ष्म मात्रा में होना आवश्यक है। किन पदार्थों का, वो तो विटामिन का, ठीक है ना। आगे दूसरा वैज्ञानिक रहा है और उन्होंने अपना योगदान कब दिया है, 1912 में। फुंक ने 1912 में सर्वप्रथम विटामिन वर्ड का प्रयोग किया। अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, हम ऊपर लिखे हैं विटामिन जहाँ पे ई नहीं है, और यहाँ पे जो लिखे हैं इसमें लिखे हैं विटामिन, यहाँ पर ई आपका वर्ड का उपयोग किया गया है। अब इसी को हम लोग समझते हैं लोग। विटामिन को हम आखिर में, विटामिन का निर्माण हुआ कहाँ से है, तो इसका निर्माण हुआ है वीटा और एमिन से। किससे निर्माण हुआ है वो, वीटा और एमिन। यहाँ पे वीटा यानी वीटा का देखा जाए तो अर्थ होता है लाइफ, और वीटा है क्या आपका, तो यह एक लैटिन वर्ड है, यह एक
लैटिन वर्ड है। और यहाँ पे क्या है आपका एमीन, यानी वीटा और एमीन मिलकर किसका निर्माण किए हैं, विटामिन। अब यहाँ पे एमीन का अर्थ आप लोग जानते हैं कि फंक्शनल ग्रुप NH2 होता है। कुछ विटामिन के बारे में जब सर्च किया गया तो देखा गया यहाँ पे आखिर में विटामिन एमीन आ रहा कहाँ से रहा है, तो जब सर्च किया गया तो देखा गया, जैसे पहले के जो वैज्ञानिक थे लोग वो बताए थे लोग कि इसमें अधिक मात्रा में एमीन ग्रुप पाया जाता है, लेकिन जब दूसरे वैज्ञानिक ने आया तो उसमें सर्च किया और बताया कि नहीं, एमीन इसमें अधिकतर विटामिन में होता ही नहीं है। तो इसीलिए यहाँ से देखिए, पहले जो विटामिन था हम लोग इस तरह से लिखते थे लोग, विटामिन ई था, और बाद में जब सर्च किया गया तो देखा गया कि एमीन ग्रुप उसमें पाया ही नहीं जाता है, तो इसीलिए उस विटामिन में से ई को हम लोग क्या कर दिए हैं लोग, कैंसिल। तो अब इस समय में, वर्तमान समय में हम लोग विटामिन को विटामिन VITAMIN के द्वारा लिखते हैं। अब इसका थोड़ा सा हम लोग परिभाषा देख लेते हैं लोग विटामिन का। यहाँ पे लिख दिए हैं, वैसी कार्बनिक पदार्थ या जैव अणु जो थोड़ी मात्रा में जीवधारियों के स्वस्थ वृद्धि, विकास एवं विशिष्ट जैविक कार्यों को करने के लिए आवश्यक होता है, उसे हम क्या कहते हैं, विटामिन कहते हैं। इसका अर्थ है विटामिन हमारे शरीर में, हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान, विकास करने के लिए, संरक्षण के लिए, और आपका क्या है, किसी भी शरीर में जो कार्य होता है उसको पूर्ति करने के लिए आवश्यक है। आगे हम लोग देखते हैं लोग विटामिन में, देखिए वो अधिकांश विटामिन जंतुओं के शरीर में नहीं बनते हैं, इसे हम भोजन से प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जो पेड़ पौधे होते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, परंतु पेड़ पौधे सभी विटामिन का निर्माण कर सकते हैं। यानी हमारे शरीर में अधिकांश विटामिन का निर्माण नहीं होता है, लेकिन पेड़ पौधे सभी विटामिन का निर्माण कर लेते हैं, और पेड़ पौधे का सेवन से ही हमारे शरीर में उन विटामिन का निर्माण हो जाता है, प्राप्त कर लेते हैं हम लोग। आगे वो इसमें विटामिन जो है ना, यह बहुत ही उपयोगी भी है और हानिकारक भी है। जैसे विटामिन यहाँ पे लिखे हैं, विटामिन, शरीर में विटामिन के कमी को एविटोमिनोसिस कहा जाता है, और दूसरा लिखे हैं वो, शरीर में विटामिन के अधिकता को हाइपर विटामिनोसिस कहा जाता है। आगे हम लोग देखेंगे लोग टाइप्स ऑफ विटामिन। आज तक अगर देखा जाए तो ज्ञात विटामिन की संख्या यहाँ पे लिख दिए हैं नॉन 25, और इसको हम लोग डिनोट कैसे करते हैं, सूचित किसे करते हैं, तो ABCD के KF ETC के द्वारा सूचित हम लोग करते हैं, यानी अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अनुसार। आगे देखेंगे लोग टाइप्स ऑफ विटामिन, ये बोर्ड एग्जाम के लिए आपका इंपॉर्टेंट है, पूछता है कि विटामिन कई प्रकार के होते हैं, और इसको हम लोग समझ सकते हैं लोग। पहला है वाटर सोलुबल विटामिन, यानी जल में घुलनशील विटामिन, और दूसरा है फैट सोलुबल विटामिन, यानी वसा में घुलनशील विटामिन। ये हर बार लगभग यहाँ से एग्जाम में पूछते रहता है कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन है और जल में घुलनशील विटामिन कौन है। यहाँ पे लिख दिए हम B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B10, B11, B12 ETC भी इसमें आते हैं, और इसके साथ साथ आपका क्या है, एक और विटामिन C है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग, विटामिन B1, B2, B3, B5 ETC को हम लोग इसे कॉम्प्लेक्स, बी कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जानते हैं। अब एक और नीट में आपका एग्जाम एक बार पूछा गया था, यह जो B12 होता है ना, B12, यह शरीर में एकत्रित हो सकता है। तब पूछा था कि वाटर सोलेबल विटामिन कौन है जो शरीर में एकत्रित हो सकता है, तो कौन है आपका वो, तो B12, ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग वसा में घुलनशील विटामिन कौन है, तो ADE-K। आगे हम लोग इसको दबंग थ्योरी के माध्यम से देखते हैं, इसको याद करने का, आगे हम लोग देखते हैं इसको याद करने का तरीका। यहाँ पे है, पहला इतना तो आप लोग ध्यान दीजिएगा वो कि विटामिन कई प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के, एक होता है जल में घुलनशील विटामिन और दूसरा होता है वसा में घुलनशील विटामिन। अब इसको देख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा याद करने का तरीका। यहाँ पे जल में घुलनशील विटामिन के लिए हम लिख सकते हैं WBC। अब इसमें जल में घुलनशील विटामिन है कौन कौन, तो एगो B और एगो क्या आपका वो C। तो B के लिए लिख सकते हैं हम लोग विटामिन B, C के लिए लिख सकते हैं लोग विटामिन C, और W का अर्थ हम यहाँ में समझेंगे लोग वाटर सोलेबल विटामिन, यानी लिख सकते हैं वाटर सोलेबल विटामिन कौन कौन है आपका, विटामिन B और विटामिन C। या इसके अलावा एक हम और लोग तरीका देख सकते हैं लोग, बिपिन चंद्रपाल, इस टेक्निक के माध्यम से हम जल में घुलनशील विटामिन को देख सकते हैं। यहाँ पे B है तो B के लिए लिख सकते हैं वो विटामिन B, यहाँ पे C है तो C के लिए लिख सकते हैं विटामिन C, और P है तो P कभी कभी पूछ देता है कि जल में घुलनशील प्रोटीन कौन सा है, ये भी मानिए तो एक तरह से विटामिन का ही कार्य करता है। और प्रोटीन में भी आता है आपका ग्लोबल प्रोटीन, कौन आता है वो ग्लोबल प्रोटीन।
तो ई हो गया आपका जल में घुलनशील विटामिन, जिसको याद कर सकते हैं WBC यानी वाटर सोल्युबल विटामिन, जिसमें विटामिन बी और विटामिन सी आता है। दूसरा तरीका है बिपिन चंद्रपाल, जिसमें बी का अर्थ है विटामिन बी, चंद्र में आपका विटामिन सी और पी यानी ग्लोबल प्रोटीन। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा वसा में घुलनशील विटामिन को कैसे याद करें। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो है आपका ADE, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देंगे लोग, तब तरीका बन जाएगा आपका। इसको हम यहाँ पे ट्रिक लिख सकते हैं लोग, ट्रिक में लिख सकते हैं कीड़ा, क्या लिखेंगे वो, कीड़ा। अब कीड़ा में हम देख सकते हैं विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, यहाँ पे है ADE, यानी आसानी से हम लोग याद कर सकते हैं कीड़ा। पूछेगा आपसे कि जल में घुलनशील विटामिन कौन है, तो बी कॉम्प्लेक्स और क्या आएगा आपका विटामिन सी। अगर पूछेगा कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन होते हैं, तो ADE। इसके अंतर्गत जब हम लोग डीपली विटामिन के बारे में पढ़ेंगे लोग और रासायनिक नाम वगैरह, तो उसमें हम लोग जानेंगे लोग कि कौन कौन से विटामिन होते हैं और किस किस कमी के कारण अनेक अनेक बीमारियां होती है। आगे ऑब्जेक्टिव के लिए थोड़ा सा देखिएगा आप लोग नोट में, यहाँ पे लिखे हम बी कॉम्प्लेक्स में विटामिन B12 को छोड़कर तथा विटामिन सी को शरीर में एकत्रित नहीं किया जा सकता। इसका अर्थ है कि पूछेगा कि जल में घुलनशील विटामिन में किसको शरीर में एकत्रित किया जा सकता है, तो विटामिन B12 को। और पूछेगा कि किस विटामिन को शरीर में एकत्रित नहीं किया जा सकता, तो उसमें अगर ऑप्शन रहता है तो हम कह सकते हैं कि जल में घुलनशील विटामिन को। आगे है कि वसा में घुलनशील विटामिन को यकृत के एडिपोज ऊतक में एकत्रित कर सकते हैं। ठीक है, अगर पूछेगा कि वसा में घुलनशील विटामिन को हम कहाँ पे एकत्रित करते हैं, तो कह सकते हैं यकृत के एडिपोज ऊतक में। अब यहाँ पे आप लोग ऑप्शन के अनुसार टिक कर सकते हैं। ठीक है, अगला नीट में एक बार एग्जाम में पूछा गया है कि विटामिन H, जिसका रासायनिक नाम होता है बायोटिन, यह विटामिन H ना तो जल में घुलनशील होता है और ना ही वसा में। तो पूछा था कि कौन सा विटामिन ना जल में घुलनशील होता है और ना ही वसा में, तो आंसर हम करेंगे विटामिन H। अगला है टॉपिक कि विटामिन H तथा विटामिन B1 में सल्फर पाया जाता है। ये भी कई बार ऑब्जेक्टिव पूछा गया है कि किस विटामिन में सल्फर पाया जाता है, तो विटामिन H तथा विटामिन B1 में। आगे अब जेई में एक बार पूछा गया था कि विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है और किस फॉर्म में, तो कोबाल्ट 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट प्रदर्शित करता है। जैसे हम लोग पीछे पढ़ेंगे लोग क्लोरोफिल्म, अगर कोई पूछेगा तो मैग्नीशियम 2+ के रूप में। अगर कोई पूछता है कि हीमोग्लोबिन में पाया जाता है तत्व, तो किस अवस्था में पाया जाएगा, तो उसमें पढ़ेंगे वालों कि Fe2+ के रूप में पाया जाता है। ये तीनों क्वेश्चन को हर बार लगभग घुमा घुमा कर पूछते रहता है। और भी बहुत से विटामिन है, जैसे आपका विटामिन ई है, तो विटामिन ई की अगर शरीर में कमी हो जाता है तो उसमें क्या दिक्कत आ जाती है, तो जो पुरुष होते हैं वो नपुंसकता बीमारी के से ग्रसित हो जाते हैं। अब नपुंसकता का अर्थ क्या है, इसका अर्थ है कि नामर्द हो जाते हैं। और अगर यही विटामिन ई औरतों में आ जाता है तो वह बाज हो जाती है, बाज को वो लड़का डिलीवर नहीं कर सकती। अब यहाँ पे आगे विटामिन ई, आप लोग विटामिन ई को हम लोग ब्यूटी क्रीम के नाम से भी जान रहे हैं। यहाँ पे देखिएगा जो भी ब्यूटी क्रीम आ रहा है उसमें ये लिख रहा था एडेड विटामिन ई। इसका अर्थ है यहाँ पे आपका मार्केट में विटामिन ई का एक कैप्सूल भी मिलता है जिसका नाम है इवियन। उसको इस समय लड़कियाँ फुर के यहाँ पे लगा रही है खूबसूरती बढ़ाने के लिए। ठीक है ना। अगला विटामिन आपका विटामिन के आता है, उसके भी बारे में हम लोग आगे डीपली अगले वीडियो में पढ़ेंगे लोग। विटामिन के की अगर शरीर में कमी हो जाता है तो उसके चलते हमारा ब्लड रुक नहीं पाता है, यानी वह थक्का नहीं बनने देगा। अगर विटामिन के हमारे शरीर में अवेलेबल रहेगा तो उससे हमारा अगर शरीर कहीं पे कट फट जाता है तो उसको थक्का बना सकता है। आज के लिए इतना ही।